है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है और उनकी गवर्नमेंट में जो है अब नक्सलवाद 0% पे आ गया है। देखिए, जिस तरीके से नक्सलवाद पे कार्रवाई शुरू हुई थी यूपीए के कार्यकाल से, और अब आकर अगर कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं ख़त्म होने का, उसमें योगदान सिर्फ एक सरकार का नहीं हो सकता है। वो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है जहाँ पे पुलिस फोर्सेस को पुख्ता करना, कोबरा जैसे फोर्सेस बनाना, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, और हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी कैसे कांग्रेस की सरकारों ने उस पर काम किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कोई उस पर सिर्फ ये इकलौता हक जमाए कि हमारी वजह से हुआ है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। चलिए, इस पे डिस्कशन हुआ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम उस पर कब डिस्कशन करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब वहाँ पर गए थे, पर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो इंफॉर्मेशन जो लीक हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसके वजह से इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, फिर उसके बाद रेड फोर्ट पे हुआ, तो उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की वर्किंग से लेकर उस पर कब चर्चा होगी, उस पर कब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ उस पर भी चर्चा हो। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी सबसे ज़्यादा क्या जनता को प्रभावित कर रहा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, वो वेस्ट एशिया में हो रहा वॉर है। लोग जो कतारों में खड़े हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, वो उस वजह से हो रहा है। उस पर भी हम चर्चा मांग कर रहे हैं कि उस पर भी चर्चा हो। चलिए, आपका नक्सलवाद पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाइए, पर एक जो संकट, सबसे बड़ा संकट हमारे देश में है, जो दूसरे देशों की वजह से हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यही अपेक्षा है। किसानों के अधिकार सौंप दिए हैं। जो समझौता हुआ है वो ऐसे आनन फानन में आया, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग जो टैरिफ, जो 3% टैरिफ होता था, वो बढ़कर 55% हुआ। 55% को कम करने के लिए आपने ये डील किया, और उसमें क्या हमने गिव अप किया? हमने पहले तो कमिटमेंट किया 500 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड करेंगे। अभी जो 40-45 यूएस बिलियन डॉलर पे है, तो 5 साल में 500 बिलियन डॉलर अब कहाँ से खरीदारी करेंगे, क्या खरीदेंगे? दूसरा आपने किया कि हम रशियन ऑयल आपकी परमिशन से खरीदेंगे। ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और अभी हाल ही में जब वेस्ट एशिया में वॉर छिड़ी है, तब उन्होंने जब इंडिया को अलाउ किया तेल खरीदने को, तब इंडिया खरीद रहा है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं खरीदना है, तो उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। तो हमने जो अपनी नेशनल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, उनके हवाले कर दी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने का काम किया है, जिसका हम देख रहे हैं खामियाजा जो भुगतेंगे यहाँ के किसान भुगतेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चर्चा का विषय होनी चाहिए थी, ये पार्लियामेंट पे डिस्कस होना चाहिए था, पर कोई भी ना डिस्कशन हुआ। और उसी के बाद डील की कॉन्टूर्स देने के बाद पता चला, इंटरिम डील के पता चला कि यूएस कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है टैरिफ्स को लेकर। तो आज क्या परिस्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं यूएस के साथ, वो ट्रेड डील कहाँ है, क्या है, किस रूप में है, किस तरीके से है, और कहाँ लागू होगी, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये जनता को बताना पड़ेगा। पर उससे बताने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि देश की जनता से छुपाया जा रहा है कि क्या अंडरस्टैंडिंग है इंडिया और यूएस के बीच में। और सरकार लगातार कह रही है कि हम भारतीयों को संरक्षण वहाँ दिया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा रहता भी है, और उस संघर्ष में, उस युद्ध के बीच में 8 इंडियंस का मरना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार और दबाव लगाएगी और लीडरशिप लेकर इस वॉर में डेसिसिवली उन दोनों को, जो पक्ष हैं जो लड़ाई पे लगे हुए हैं, उसमें कहीं डी एस्केलेशन लाने का काम इंडिया भी करेगी। अभी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान वो कर रही है, पर इंडिया को भी वेस्ट एशिया को लेकर, बाय द वर्च्यू ऑफ द इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे है, इंडिया को भी उस टेबल पे होना ज़रूरी है। मैं जी को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 2G और कोयला घोटाले को लेकर उनकी बदनामी की गई, उनको सरकार से हटाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि कोर्ट के पास कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं पेश किए गए। आज मोदी सरकार इस पर चुप क्यों है? जो भी 2014 से पहले आरोप लगाए गए थे, जो भी भ्रष्टाचार एंटी करप्शन मूवमेंट बना था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बना था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी भी की पॉलिटिकल पार्टी बनी, और हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनने का काम किया, सीएजी रिपोर्ट्स के हवाले से, सीबीआई के हवाले से। जैसे ही सीएजी के जो चीफ थे, उनको एक बड़ी पदवी दे दी, जैसे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जीत कर आए, तो दिखा रहा था कि ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत करप्शन के चार्जेस लगाए गए।
और कोई भी करप्शन का मुद्दा उस समय पे उठाया हो, कोई किसी के ऊपर वर्डिक्ट आया हो या कोई कन्विक्ट हुआ हो, तो पता चले कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ। पर कोई भी ऐसा केस जो इन लोगों ने, जिसको इतना भुना अपनी राजनीति के चलते, बदनामी की, करोड़ों लाखों करोड़ों का दावा किया कि भ्रष्टाचार हुआ है, देश में ऐसा पूरा भ्रम फैलाया सत्ता में आने के लिए, आज सब सच्चाई सामने आ रही है जनता के सामने कि जो झूठ बोला गया, झूठ परोसा गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में इतनी अनर्गल बयानबाजी की थी कोल घोटाले में, कितनों को आपने दोषी करार किया था, आज सब बाइज्जत बरी हुए हैं और उनका जो वो वर्डिक्ट आया है उनको क्लीन चिट दी गई है। तो कौन माफी मांगेगा? कौन माफी मांगेगा उन लोगों के साथ, उनके ऊपर जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इतनी बदनामी की? कौन माफी मांगेगा जिन लोगों ने जेल टर्म भुगता? भारतीय जनता पार्टी मांगेगी? आरएसएस वाले मांगेंगे कि सत्ता के आने के लालच में आपने देश की बदनामी की, देश की सरकारों की बदनामी की, सिर्फ सत्ता के लालच में? दुर्भाग्यपूर्ण है। रुपया डॉलर की कंपैरेटिव 94 के क्रॉस कर चुका है, कैसे? रुपया जो है हमारा देश ही नहीं दुनिया भर का वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। साउथ एशिया का तो वीकेस्ट है ही, देश दुनिया भर का भी है। और जब भी सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार ये कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ही दिन पहले निर्मला सीतारमन जी ने कुछ साल पहले कहा था कि रुपी वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। कल उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे कहा क्या हो रहा है रुपया को, क्या है? कुछ नहीं है। तो आप जिस अहंकार से बात करते हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं, बार बार हमें हवाला दे दिया जाता है, ओ देखो एक्सपोर्टर्स का फायदा। एक्सपोर्ट हो कहाँ रहा है? वेस्ट एशिया की वॉर जब से हुई, सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है एक्सपोर्टर्स हुए हैं। और आपका सब चीज़ महंगी पड़ेगी, इम्पोर्ट महंगा पड़ेगा। जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भारी मैं कहती हूँ खर्चा बढ़ेगा परिवारों पे। जो लोन लेकर बच्चे गए हैं उनका लोन कर आप देख सकते हैं कितना और तकलीफ उसको होगी। और आप ऐसे डिसमिस कर देना, कहाँ तक सही है? 2014 से पहले कहा जाता था रुपी वेंटिलेटर पे है, रुपी कोमा में है, रुपी इस पे है उस पे है, जब गिरावट होती थी। और अब जो रुपी है 100 का आंकड़ा पार करने वाला है, वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, और आप कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये एक अहंकार जताता है कि देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, देश की जनता का कारोबार ठप हो रहा है, और आप कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी लाइए।